इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 में जितने भी प्रमोशन थे उन सब ब्रांड्स के नाम आपने हजारों बार सुने होंगे। एआई नोवा, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अवतार प्रोटीन, वाइल्ड स्टोन। लेकिन वहीं पे एक और ब्रांड था जिसने साइलेंटली अपना प्रमोशन कर दिया और बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में शायद काफी ज्यादा पैसे भी बचा लिए और काफी बेटर आरओआई भी निकाल लिया। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो मैं बात कर रहा हूँ स्निच की, जिसके कपड़े समय रैना और बलराज दोनों ने पहन रखे थे थ्रू ऑल द एपिसोड्स दैट हैव बीन एयर्ड सो फार। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस है तो आप बहुत गलत हो, बिकॉज मार्केटिंग में इसे हम कहते हैं स्टेल्थ मार्केटिंग या प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि ये ब्रांड इतना बड़ा बना कैसे। शार्क टैंक के सारे जजेस ने आज से लगभग 3-4 साल पहले फाउंडर में ऐसा क्या देख लिया जिस वजह से ऑल शार्क डील पॉसिबल हुई। बिकॉज 2023 के बाद सिर्फ 3 सालों में रेवेन्यू लगभग 7.5x से बढ़ चुका है और वैल्यूएशन 25x से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस कंपनी का रेवेन्यू शार्क टैंक में जाते टाइम से 120 करोड़ था, आज उसी कंपनी का रेवेन्यू 900 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। ये सारी चीजें एग्जैक्टली कैसे पॉसिबल हो पाई, अगले 10 मिनट में हम वही चीज पे बात करने वाले हैं। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। Big strategic pivot for the company. Fashion startup Snitch. Menswear brand Snitch recently raised $40 million in its Series B funding round. Fast fashion brand Snitch has raised 110 crore rupees in its Series A funding round. मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ एट स्निच। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि स्निच सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उनकी कपड़ों की क्वालिटी बाकी सारे ब्रांड से काफी बेटर है, तो आंसर है नहीं। बिकॉज उन लोगों ने एक ऐसा मार्केट गैप को कैप्चर किया जिसको अपेरेंटली कोई कैप्चर कर ही नहीं रहा था। तो सबसे पहले ये समझो कि इंडियन मेंस वेयर आज के टाइम पे लगभग $25 बिलियन से ज्यादा बड़ा मार्केट है और इतने बड़े मार्केट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट जाता है फास्ट फैशन को। लेकिन फास्ट फैशन के इस मार्केट में एक बहुत ही अजीब सा गैप था। आज से लगभग 6-7 साल पहले एक तरफ वैल्यू ब्रांड्स थे जैसे ज़ूडियो, मैक्स, जो बेसिकली सस्ता, स्टाइलिश और बेसिक अफोर्डेबल कपड़े देते थे। दूसरी तरफ हमारे पास ब्रांड थे जैसे ज़ारा एंड H&M जो इंटरनेशनल प्रीमियम लेवल की क्वालिटी देते थे, लेकिन उसी के साथ एक बहुत ही महंगे प्राइस टैग के साथ आते थे। और बीच में ऑलमोस्ट खाली जगह थी, कोई प्लेयर ढंग से इस स्पेस को कैप्चर ही नहीं कर रहा था। ये बात है 2019 के आसपास की, जब D2C इंडिया में बूम कर रहा था। फिर इसी टाइम पे सिद्धार्थ अपनी कंपनी शुरू करते हैं 2019 में बाय द नेम स्निच। ये वही टाइम था जब D2C बूम कर रहा था, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कॉस्ट काफी कम थी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट काफी कम हो चुकी थी और इजी पेमेंट गेटवे अब ऑलरेडी आ चुके थे। सबने मिलकर एक नया रास्ता खोल दिया था जहां कोई भी ब्रांड सीधा कंज्यूमर तक पहुंच सकता था बिना किसी रिटेलर के। तो कंज्यूमर बिहेवियर लगातार चेंज हो रहा था। जेनजी और यंग मिलेनियर्स जो पहले साल में सिर्फ 1-2 बार कपड़े खरीदते थे, अब वो चाहते थे कि वो हर वेकेशन, हर महीने नए कपड़े खरीदे। सोशल मीडिया की वजह से जो फास्ट फैशन था, जो क्लोथ्स था, उनकी एपेटाइट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हर 2 महीने में वार्डरोब कंप्लीटली चेंज हो जा रही थी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत क्लियर थी, फास्ट फैशन, मास प्रीमियम, D2C डिस्ट्रीब्यूशन, और यही वो एग्जैक्ट चीज है जिसको स्निच ने कैपिटलाइज किया। यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर अपॉर्चुनिटी इतनी इजी थी, इतनी अच्छी थी, तो इसको तो कोई भी कैप्चर कर सकता था। स्पेसिफिकली स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ ने ऐसा क्या अलग देखा, उनमें ऐसा क्या स्पेशल था जो शार्क टैंक के शार्क्स ने उसी वक्त देख लिया था बैक इन 2023। ये चीज समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2012 की। बैंगलोर में एक 17 साल का लड़का अपने फादर की ज्वेलरी शॉप के बगल में ही एक छोटा सा फैब्रिक ट्रेडिंग काउंटर चलाता था। नाम था सिद्धार्थ डोंगरवाल। एक बार उनके बिजनेस में 25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा रह गया था। बायर भी मिल गया था, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी पक्का था, लेकिन फैक्ट्री ऑडिट की वजह से शिपमेंट 45 डेज लेट हो गया और बायर ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अब उनके पास एक वेयरहाउस भर के फैब्रिक पड़ा हुआ था जिसको खरीदने के लिए कोई तैयारी नहीं था और ऊपर से उन्हें ये सारा लोन का पैसा भी चुकाना था। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने फैब्रिक के छोटे छोटे पीसेस काटे और रिटेलर्स के पास में ले जाना शुरू कर दिया। एक मुंबई की रिटेल क्लाइंट ने उन्हें कहा, यार हम लोगों को फैब्रिक तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इससे हमें शर्ट बना के दे सकते हो तो हम लोग खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, सिद्धार्थ को स्निचिंग का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था। बट फिर भी सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। कटिंग से लेकर फिनिशिंग तक का पूरा प्रोसेस समझा, सीखा और जब पहली बार 200 से 300 शर्ट बनकर भेजी गई, वो सिर्फ एक वीकेंड में ही बिक गई। 2012 से 2019 तक सिद्धार्थ ने 4M क्लोथिंग नाम का एक बाइंग हाउस चलाया। बल्कि इसी दौरान उन्होंने फैक्ट्रीज,
फैब्रिक मिल्स, डाइंग, क्वालिटी कंट्रोल और पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को अंदर से समझ लिया। एक ऐसी नॉलेज जो ज्यादातर फैशन फाउंडर्स को सालों बाद भी नहीं आती, उनके पास वो सारी नॉलेज ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुकी थी। ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसी डेकेड उनको एक ऐसी चीज दिखती है जिसने उनकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी बदल दी। एक क्लाइंट ब्रांड ने उनकी फर्म से उनसे लगभग 20,000 शर्ट्स का ऑर्डर दिया। उन्होंने सिंपली वो शर्ट्स बनाई और उनको डिलीवर भी कर दी। फिर कुछ महीनों बाद सिद्धार्थ ने वही शर्ट देखी, सेम शर्ट एक बड़ी ब्रांड के टैग के साथ। जो शर्ट उन्होंने 300 रुपए में बनाई थी, वो ब्रांड के नाम के साथ 1,200 रुपए में बिक रही थी। ये सिर्फ एक मार्जिन का ज्ञान नहीं था, ये सबक था कि मैन्युफैक्चरिंग सीखना अकेले काफी नहीं है। जब तक आपका खुद का बड़ा ब्रांड नहीं होगा, आप किसी को भी प्रीमियम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। इसी दौरान सिद्धार्थ ने एक और चीज नोटिस करी। ज़ारा और H&M जैसे ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में फास्ट फैशन का मॉडल लेकर आ रहे थे। वो हर 6 महीने में नहीं बल्कि लगातार नए कलेक्शंस लॉन्च कर रहे थे और उस वक्त कोई भी बड़ा इंडियन ब्रांड इस मॉडल को सीरियसली रेप्लिकेट नहीं कर रहा था। और एग्जैक्टली इसी गैप को देखते हुए उन्होंने 2019 में अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया स्निच के नाम से। कंपनी लॉन्च हुए बस कुछ महीने ही हुए थे कि मार्च 2020 में लॉकडाउन आ गया और पूरा गेम बदल गया। रिटेल स्टोर्स बंद हो गए, ऑर्डर्स रुक गए और स्निच के पास रह गया तो बस अनसोल्ड इन्वेंट्री और एक बिजनेस मॉडल जो रातों रात खत्म हो गया। ये वो टाइम है जब टीम में सिर्फ 4 लोग थे, प्रोडक्ट सिर्फ 39 थे। फिर 4 जुलाई 2020 को स्निच की वेबसाइट लाइव हुई और सिर्फ 1 घंटे में उन्हें अपना पहला ऑर्डर भी मिल गया। लेकिन एक चीज समझो, एक वेबसाइट लॉन्च करना और 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी करना दोनों बहुत ही अलग चीजें। इसलिए हम फाइनली डिकोड करते हैं कि स्निच का असली बिजनेस इंजन क्या था, उन्होंने बाकी कॉम्पिटिटर से क्या एग्जैक्टली अलग किया। सबसे पहले इमेजिन करो एक ट्रेडिशनल फैशन ब्रांड का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले डिजाइन बनाओ, प्रोटोटाइप्स रेडी करो, फैब्रिक सोर्सिंग करो, फिर उसको प्रोड्यूस करो। ये सारी चीजें करने में लगभग 8 महीने तक लग जाते हैं और कई बार कंपनीज ये करने में 1 साल लगा देती है। लेकिन स्निच ने क्या किया, ये सब कुछ रेडी किया सिर्फ 25 दिन में। कॉन्सेप्ट से लेकर स्टोर फ्रंट तक सिर्फ 25 दिन में ये मॉडल रेडी किया गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार इतनी स्पीड एग्जैक्टली आई कहाँ से? जो बड़े एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उन्हें भी इतनी स्पीड लाने में काफी साल लग जाते हैं, तो स्निच ने एग्जैक्टली ऐसा क्या अलग किया? सिद्धार्थ का 7 साल का एक्सपीरियंस एग्जैक्टली यहीं पे काम आया। फैक्ट्रीज, फैब्रिक सोर्सिंग, क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ सिद्धार्थ को ग्राउंड लेवल पर पता था, जबकि बाकी D2C फाउंडर्स ये सारी चीजें आउटसोर्स करते थे। इसी वजह से स्निच हर हफ्ते नए डिजाइन लॉन्च कर पाया, जबकि ट्रेडिशनल ब्रांड साल में सिर्फ 2 या 3 कलेक्शन लॉन्च कर पाते थे। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि स्पीड सिर्फ एक बार काफी नहीं होती है। उस स्पीड को कैसे सस्टेन करना है, ये उतना ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए स्निच ने एक बहुत ही अनयूजुअल डिसीजन लिया। देखो, ज्यादा लोग जो इस बिजनेस में थे वो हमेशा चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे। रीजन बहुत सिंपल था कि चाइना से मंगाने में माल बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता था, लेकिन वो एक ड्रॉबैक के साथ आता था कि डिलीवरी आने में 60 डेज तक लग जाते थे और फैशन में तब तक लिटरली पूरा ट्रेंड बदल जाता था। ये एक ऐसी चीज थी जो स्निच ने बहुत जल्दी समझ ली थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मैसिव कॉम्पिटिटिव एज मिला। और इसी कारण स्निच ने सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के बजाय सबसे फास्ट टर्न अराउंड को प्रायोरिटी दी। इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहीं पे स्निच का सबसे बड़ा लेसन छुपा हुआ है। फैशन में सबसे पहला होना अक्सर सबसे सस्ते होने से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि ट्रेंड खत्म होने के बाद सस्ता स्टॉक सिर्फ डेड इन्वेंट्री की तरफ पड़ा रहता है। लेकिन स्पीड का अपना रिस्क होता है और इसी चीज को स्निच ने रियलाइज करा। इसी वजह से उन्होंने हर एक डिजाइन के सिर्फ 50 से 100 पीसेस मैन्युफैक्चरिंग करे, बैचेस छोटे रखे, जिसकी वजह से पर पीस का कॉस्ट ज्यादा आता था। लेकिन अगर डिजाइन फ्लॉप हो जाए तो नुकसान छोटा होता था और जो चल जाए उसे तुरंत दोबारा प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही थी। यानी स्निच का पूरा मॉडल इसी एक प्रिंसिपल पर टिका हुआ था। सबसे सस्ता बनाना नहीं, बल्कि सबसे तेज रिएक्ट करना उनकी प्रायोरिटी रहेगी। इसी के साथ उनकी जो प्राइसिंग थी वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्योर स्ट्रैटेजी थी। स्निच ने जानबूझकर अपनी पूरी क्लोथिंग सेगमेंट लगभग 700 रुपीज से 2000 रुपीज तक की चूज करी, जिसे हम लोग बेसिकली मार्केटिंग में मास प्रीमियम प्राइसिंग कहते हैं। ये प्राइसिंग ज़ूडियो जैसे ब्रांड से ज्यादा है और H&M जैसे ब्रांड से कम है। इसके पीछे का जो बिजनेस लॉजिक था वो एकदम सिंपल था। सिद्धार्थ के हिसाब से अगर हम लोग हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस से 500 या 600 रुपीज कर देंगे तो ब्रांड को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर हमारी एवरेज सेलिंग कॉस्ट 1000 रुपए के आसपास होगी तो ब्रांड को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक और बहुत ऑनेस्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि स्निच के कपड़े मैंने खुद ने पहने हैं, खुद ने ट्राई करे हैं और मुझे तो जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी लगता है। आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर स्निच ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंडोर्स नहीं किया तो फिर स्निच एग्जैक्टली इतने सारे लोगों तक पहुंची कैसे?
देखो ये चीज समझो, ज्यादातर फैशन ब्रांड्स एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। एक बड़े सेलिब्रिटी को उठाओ, उस पर करोड़ों रुपए स्पेंड करो और उसके एड्स हर जगह रन करो। लेकिन स्निच ने इस अप्रोच का एकदम उल्टा लिया। सेलिब्रिटी पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय स्निच ने फोकस किया माइक्रो और नैनो क्रिएटर्स पर। इस स्ट्रैटेजी को उन्होंने नाम दिया स्निच स्क्वाड। फैट सेलिब्रिटी फीस देने की बजाय उन्होंने क्रिएटर्स को हर एक प्रोडक्ट की सेल पे कमीशन दिया। इससे ब्रांड को सिर्फ एड नहीं मिला, बल्कि हर दिन डजन्स ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट पीसेस मिलते रहे। लॉकडाउन चल रहा था, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो घर पे बैठे थे। वी टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड हमने उन्हें कांटेक्ट किया डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम में। यहाँ पे एक और सवाल आता है यार, क्रिएटर मार्केटिंग तो आज के टाइम पे हर D2C ब्रांड कर रहा है, स्निच ने एग्जैक्टली क्या अलग किया? यहाँ पे सिद्धार्थ का लॉजिक एकदम सिंपल है। सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो सबसे पहले प्राइस वॉर का प्रेशर आता है। मतलब अगर हमारा कॉम्पिटिटर सस्ता बेच रहा है तो हम भी सस्ता बेचना शुरू कर दें। लेकिन उनके हिसाब से ये अप्रोच काफी गलत है। उनके हिसाब से इस प्रेशर को सबसे अच्छे से फाइट करने का तरीका है कंटेंट। इसलिए स्निच आज भी अपने रेवेन्यू का लगभग 15% सिर्फ कंटेंट बनाने में इन्वेस्ट करता है। उनके लिए कंटेंट कोई मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एज है। और इसी स्ट्रैटेजी का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमने इंडियाज गॉट लेटेंट में देखा है, जहां पे समय रैना और बलराज हर एक एपिसोड में स्निच के कपड़े पहन रहे हैं। अगर आप पूरा एपिसोड देखोगे आपको एक भी जगह नहीं मिलेगा जहां पे समय रैना बोल रहा हो कि स्निच के कपड़े खरीद लो। लेकिन ऑडियंस ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाती है उनके कपड़े देख के। उनके इतने बड़े फैंस हैं कि वो हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। हर एक एपिसोड पे कंट्रोवर्सी होती है, लाखों क्लिप्स कटती है और मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट होते हैं। और हर एक क्लिप में समय रैना ने स्निच के कपड़े पहने हुए होते हैं। और अपेरेंटली ये स्ट्रैटेजी इतने अच्छे से काम कर रही है कि स्निच की वो सारे कपड़े जो समय रैना ने पहने हुए थे वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। इसी के साथ एक और चीज जो स्निच को अलग बनाती है वो है उनकी प्राइसिंग फिलॉसफी। देखो ज्यादातर D2C ब्रांड्स क्या करते हैं, साल में एक दो बार बहुत हेवी डिस्काउंट्स देते हैं अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, जैसे बाय वन गेट वन फ्री या 40% 50% ऑफ। लेकिन स्निच के फाउंडर का इस पे थोड़ा एक डिफरेंट ओपिनियन है। हमारी फिलॉसफी डे वन से यही रही है कि हम ट्रू एंड ऑनेस्ट प्राइसिंग में बिलीव करते हैं। हमारे वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई डिस्काउंट नहीं दिखेगा। वो सिंपली ये कहते हैं कि अगर हम लोग हमारे कंज्यूमर्स को हेवी डिस्काउंट देंगे तो कंज्यूमर के दिमाग में वो प्राइस बैठ जाएगा। एक बार ये सोच के देखो, अगर आपके साइड में जो गोलगप्पा बेचता है वो 30 रुपए लेता है, लेकिन अगर कल को वो 40 रुपीज लेने लग जाए तो आपको वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव लगने लग जाएगा। सेम चीज, सेम फिलॉसफी हर जगह काम करती है। अगर एक बार किसी को आदत हो गई स्निच के कपड़े 600 रुपए लेने में, 700 रुपए लेने में, तो अगली बार वो वेट करेगा जब तक वो कपड़े वापस उसी प्राइस सेगमेंट में नहीं आ जाए। मतलब जो कंज्यूमर पहले साल में 4-5 बार खरीद रहा था, अब वो साल में सिर्फ 1 या 2 बार खरीदेगा जब सेल आएगी। इसी वजह से स्निच टारगेट करता है कि वो हेवी डिस्काउंट्स ना दे, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक कम बेंचमार्क सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस का बेंचमार्क कम हो सकता है और ओवरऑल सेल्स में इंपैक्ट आ सकता है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, यार अगर स्निच जब स्टार्ट हुआ था तो एक D2C ब्रांड था, तो आज के टाइम पे वो अपने खुद के ऑफलाइन स्टोर्स क्यों बनाना चाह रहा है? अगर उनका ऑनलाइन इतना अच्छा चल ही रहा है तो वो फालतू में क्यों इतना एक्सपैंड कर रहे हैं, क्यों पैसे जला रहे हैं ऑफलाइन स्टोर खरीदने पे? इसका सिंपल रीजन ये है कि आज के टाइम भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टोर में जाके कपड़े लेना प्रेफर करते हैं ओवर बाइंग थिंग्स ऑनलाइन। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर टोटल 100 लोग कपड़े खरीदते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब स्निच ऑनलाइन कितनी भी अच्छी ब्रांडिंग कर ले, कितने भी एड्स चला ले, वो सिर्फ 10 लोगों को ही टारगेट कर सकता है, वो 10 लोगों को ही बेच सकता है। और आज के टाइम पे स्निच ऑलरेडी वो पॉइंट पे आ चुका है जहां पे उसने मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ऑडियंस को कैप्चर कर लिया है और वो एक्सपैंड करना चाहता है इन दी ऑफलाइन मार्केट। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा यार सब कुछ तो परफेक्ट चल रहा है, कंपनी तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। लेकिन FY25 के नंबर्स कुछ अलग ही चीज बोलते हैं, जिसे काफी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। देखो FY25 में जो रेवेन्यू है वो तो डबल हो चुका है, लेकिन प्रॉफिट 4.4 करोड़ से 1.7 करोड़ का लॉस बन चुका है। और ये D2C ब्रांड की सबसे पुरानी बीमारी है, दैट ग्रोथ ईट्स मार्जिन। अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये लॉस आ कहां से रहा है? तो इसका आंसर है कि एड स्पेंड जो FY24 में 35 CR का हुआ था वो FY25 में लगभग 82 करोड़ का हुआ है। रेवेन्यू बढ़ा है 2x से, लेकिन जो एड स्पेंड है वो 2.3x से बढ़ा है। और अपेरेंटली ये सिर्फ स्निच की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री का एक पैटर्न है। लेकिन जब आप स्निच को उससे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे तो बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। रेयर रैबिट जो सिमिलर स्केल पे है, लगभग 818 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल है। बेयर हाउस जो बूटस्ट्रैप्ड है, कम फंडिंग है, वो भी प्रॉफिटेबल है। उसी के कंपैरिजन में स्निच जिसने ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल लेवल से फंडिंग ले चुकी है, वो ऑलरेडी आज के टाइम पे पैसा जला रहा है, लॉस कर रहा है। ग्रोथ आ तो रही है लेकिन इट इज बर्निंग मनी एज ऑफ टुडे।
इसी के साथ साथ फाउंडर खुद शार्क टैंक पे मान चुके हैं जो स्निच की पूरी प्लेबुक है वो कॉपी करी जा सकती है। फास्ट डिजाइन साइकिल, D2C मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारा कोई भी कर सकता है जो वेल फंडेड हो। सवाल यह है क्या स्निच ग्रोथ के साथ एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकता है या बाकी D2C कंपनीज के साथ भी उसका लॉस बढ़ता चला जाएगा एज द रेवेन्यू कीप्स ग्रोइंग। ये सारे लॉसेस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि कंपनी 3 बड़े बेट्स एक साथ खेल रही है, ऑफलाइन स्टोर, क्विक कॉमर्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन कंट्रीज लाइक UAE एंड सऊदी अरेबिया। ये सारी चीजें करने में कुछ गलत नहीं है, जस्ट दैट इट कम्स एट अ कॉस्ट। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको लगता है कभी भी स्निच ज़ारा या ज़ूडियो के लेवल पे पहुंच पाएगी या नहीं, और अगर कल को इन लोगों का IPO आता है तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको मार्केटिंग का, फाइनेंस का, बिजनेस का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। इसी के साथ साथ आपको अगर इंटरेस्ट है कि शार्क टैंक की शार्क सी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है तो मैंने यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके अभी के अभी उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।